हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज मैं एक नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 11th का, और वो है हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो हैं बदलती नहीं हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है हमें हिस्ट्री, क्योंकि हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास में क्या क्या घटा, ठीक है, प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें घटित हुई। और ये वाला जो है अब जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम मानव के विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम जो है प्रारंभिक समाज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इस अनुभाग में हम जो है प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषय के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय रहेगा सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे मानव प्राणी जो है अस्तित्व में आए। ठीक है, और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजार के जो अवशेष थे, इसकी सहायता से कैसे अध्ययन किया, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने का जो है प्रयत्न किया। उन्होंने ये भी जानने, देखिए, जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं ना, तो हमारी जिज्ञासाएं जो होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न जो कंदमूल और बीज जो है इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, किस तरीके से जो है उनके भावों विचारों को अभिव्यक्त करते थे, सारी जिज्ञासाएं। आज के टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, आप सोचिए कि कई लाख साल पहले कैसा रहा होगा हमारा इतिहास, ये जानने के लिए आप भी जागरूक होंगे। आप ये भी पढ़ेंगे इसमें कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और अंत में हम ये देखेंगे कि आज की दुनिया में जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है? तो ये चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि प्रारंभिक नगर जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, वर्तमान में उसका नाम इराक है, इस जैसे कुछ शहरों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो है नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था, और ये नगर जो है सुदूर व्यापार के केंद्र थे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और देखिए, ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं, काम चलाऊ घरों, आश्रयों, शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर क्या किया, गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया, पशुपालन कैसे शुरू किया। ठीक है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले जो है घटित हुई है। इसी में जो है हम आगे के चैप्टरों में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इस वाले चैप्टर में तो हम वैसे जो है मानव विकास का क्रम देखेंगे कि किस प्रकार मानव का विकास कपि से जो है मानव तक आया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, कालक्रम यानी कि हम जो है 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक जग का जो है चीज़ें देखेंगे। और इस कालक्रम में हम क्या देखेंगे, मानव का उदय, ठीक है, पौधों और पशुओं में बसने की प्रक्रिया, इस पर प्रकाश डालेंगे। और देखेंगे कि आग का आविष्कार, धातुओं का आविष्कार, हल द्वारा खेती, पहिए का आविष्कार, ठीक है, चाक के प्रयोग की जानकारी जो है हमें किस प्रकार मिलती है। तो यहाँ से हम जो है चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत की जाए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 6 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म यानी कि वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। और इसी प्रकार देखिए, कालक्रम के अनुसार किस किस चीज़ का प्रयोग हुआ ये आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। मैं सीधे शुरुआत करती हूँ चैप्टर 1 से, यानी कि बात करेंगे हम समय की शुरुआत से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है ना कि मानव यानी कि मनुष्य जो है कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। देखिए, ऐसा समझा जाता है ना कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उद्भव हुआ, यानी कि उत्पन्न हुए, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, क्या होता है ना कि
हमारे अंदर जिज्ञासाएं जरूर होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासाएं जो है उत्पन्न नहीं होंगी, हमारा जो है पढ़ने के प्रति रुझान भी नहीं उत्पन्न होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि जो मानव जाति है ये कैसे उत्पन्न हुई, जो आग जल रहा है, जो खाना बन रहा है, जो खेती हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई कैसे हुई होंगी, है ना। चीज़ें एकदम से तो डेवलप हुई नहीं होगी। देखिए, इसके बाद आदि मानव के रूप जो है कई बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आधुनिक मानव कहा जाता है, ठीक है, यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, तो वैसे लोग जो है 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे, ठीक है, और लगभग जो है 8,000 ईसा पूर्व जो है तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग जो है दूसरों द्वारा मारे गए। अपनी मौत जो है खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके, पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज ये सब बटोर कर अपना पेट भरते थे। और धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने बनाना शुरू किया पत्थरों के औजार और आपस में बातचीत करना भी सीख गए। हालांकि क्या हुआ ना कि आगे चलकर जो आदमी थे, इन्होंने भोजन जुटाने के कई और तरीके जो है अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी कि इधर उधर खाने की चीज़ों को तलाशने बटोरने का तरीका भी चलता रहा। और आज भी देखिए कई दुनिया के भागों में, आप उधर चले जाइए, पूर्वोत्तर साइड चले जाइए, आज भी जो है खाने चीज़ें की इधर उधर तलाशने बटोरने का तरीका भी जो है चलता रहता है। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे जो है शिकारी संग्राहक समाज है जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की जो है व्यवस्था करते हैं। झूम कृषि इसका साक्षात उदाहरण है, ठीक है। और इसलिए हम ये सोचने को मजबूर होते हैं ना कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें जो है अतीत के बारे में कुछ जानकारी तो मिल ही सकती है ना। अब देखिए, आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी जो है मानव के जीवाश्मों यानी कि थोड़ा सा जीवाश्म के बारे में जान लीजिए। देखिए, जीवाश्म यानी कि फॉसिल, ये जो है बहुत ही अत्यंत पुराने जो पौधे, कई लाख साल पहले जो है पौधे, जानवर, मानव, उन अवशेषों और छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसकी जो है उसी रूप में पड़े रहते हैं। इसे कहा जाता है क्या, फॉसिल, ठीक है। अक्सर ही जब ऐसी चीज़ों में ना जो है अधिकांश आदिकालीन मानव जो है पत्थरों के औजार, रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही जो है इन जीवाश्म औजारों, चित्रकारियों के जो है सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया, ठीक है। और इसी क्रमिक रूप में हुआ मानव का विकास, ठीक है। और इस बात का साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो है ना हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्म से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे भी, खोपड़ियों के बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार पहले मानव की खोपड़ी हुआ करती थी, अब कैसी हो गई है, ठीक है। तो जीवाश्मों की तिथि यानी कि जो डेट का है निर्धारण जो है प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा उन परतों और तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण किया जाता है जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। और जब जो है एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी कि काल का पता लग गया तो मानव विकास का क्रम भी निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। भाई, हमें जब टाइम पता चल जाएगा कि इस टाइम पे ये जो है मानव जाति थी, उसके बाद जो है ऐसे चेंज हुई, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए, 200 वर्ष पहले लगभग, ठीक है, सर्वप्रथम एक ऐसी खोजें की गई थी ना जो अनेक विद्वान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि खुदाई में जो जीवाश्म मिले हैं और पत्थर के औजार, चित्रकारियों, इन जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य जो है आदिकालीन रूपों से संबंधित रखती थी। अब मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे ना, ट्रिमेंडस नगरीय व्यवस्था, मतलब आज की ऐसी नगरीय व्यवस्था नहीं है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे थी। तो ये चीज़ें थीं जिसे आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। विद्वानों की ये हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवाश्म प्राप्त करना कोई एवं ही बात नहीं है। आप देखिए, ज़मीन तो खोद कर निकाल लेंगे, लेकिन जो चीज़ें पूरा पानी से भर गया है, ठीक है, तो उसके जीवाश्म कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता का यही हाल हुआ है। हड़प्पा की बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन जो पानी के अंदर साक्ष्य है वो तो खुदाई से नहीं मिल सकते ना, क्योंकि पानी है, पानी को कितना ज़्यादा हटाओगे, है ना। तो पाई गई चीज़ों की सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए जो है बहुत ज़रूरी
होता है, जैसे कि ये चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए किस प्रकार जो है शेल तोड़ तोड़ के पता लगा रहे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट जो है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 खोपड़ियाँ दिखाई गई हैं। ये जो सबसे पहली खोपड़ी है ये एक वानर की है। किसकी है? वानर यानी कि बंदर। जो दूसरी खोपड़ी है वो है ऑस्ट्रेलोपथिकस। ठीक है, और खोपड़ी ग जो है, ये जो है किसकी खोपड़ी है? ये है होमो इरेक्टस यानी कि सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की। और जो ये घ है ये है हम लोगों की खोपड़ी यानी कि होमो सेपियंस की। ठीक है, चिंतनशील यानी कि ये जो है हमारी प्रजाति है। ठीक है, और आज के मानव इसी प्रजाति के हैं यानी कि हम लोग। और इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। आप भी ये सोचिए कि क्या क्या चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट हुई। देखिए, ठीक है, चीजों में बदलाव हुआ। अब देखिए, चित्र में जो खोपड़ियां दिखाई गई हैं इनकी रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। आप देखते होंगे कि आप जिस भी अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करो वो अंग जो है ज़्यादा वर्किंग हो जाता है, और जिस अंग का इस्तेमाल एकदम से कम या फिर जो है नेग्लिजिबल करिए तो वो अंग जो है धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है। यही विकास के क्रम में भी हुआ। ठीक है, और इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी है जिसके उत्तर मिल ही नहीं पाए। नए नए जो प्राप्त तथ्य हैं, सामग्री, ये अक्सर पुरानी समझ और जानकारी में जो है परिवर्तन संशोधन करने पड़े। अब आइए कुछ घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, मानव के विकास के क्रम को ना 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। अब कभी कभी जो है हमारे लिए इतने लंबे समय का विस्तार जो है इसकी कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो क्या होगा? 10 पृष्ठ 1 लाख वर्ष के बराबर होगा, और 100वां जो पृष्ठ होगा वो 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। और इस प्रकार 360 लाख वर्ष के बारे में सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 3600 पृष्ठों की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। और ये जो है ना वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की जो है प्राइमेट नामक श्रेणी जो है इसका उद्भव हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 240 लाख वर्ष पहले लगभग प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वानर यानी कि एप शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद 56 लाख वर्ष पहले हमें जो है होमिनिड जो है प्राणियों के अस्तित्व प्राप्त हुआ। होमिनिड जो है होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुए। समझने का प्रयास करिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में आएगा। देखिए, उनमें अनेक समानताएं पाई जाती थी। देखिए, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी थे। जो होमोनाइड थे इनके मस्तिष्क जो है होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। होमोनाइड और होमोनिड ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है, वे चौपाए थे यानी कि चारों पैर के बल चलते थे, 4 पैर हुआ करते थे उनके। ठीक है, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। अब इसके विपरीत अगर होमोनिड के बारे में बात करेंगे तो ये सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। ठीक है, और उनके हाथ जो है विशेष किस्म के होते थे जिसकी सहायता से वो क्या करते थे? औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और हम जो है अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। अभी तो आज हम शुरुआत ही कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, 2 प्रकार के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि होमोनिडों का उद्भव यानी कि उत्पन्न कैसे हुए अफ्रीका में। पहला तो ये है कि अफ्रीकी वानर यानी कि एप का समूह जो है होमोनिडों की बहुत गहराई से जुड़ा है। और दूसरा होमोनिड जीवाश्म जो कि क्या है? ऑस्ट्रेलोपथिकस वंश के हैं। ठीक है, अभी मैं जब जो है चैप्टर का जब एंड करूंगी तो मैं इसका एक ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको याद करने का। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, उनका समय लगभग कितना है? 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। और इसके विपरीत जो अफ्रीका से बाहर पाए गए हैं उनके जीवाश्म जो है 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। अब जो आप हाथ देखते हैं, अपना हाथ देखिए और इस पिक्चर में बने तीनों हाथों को देखिए। पहला हाथ जो है, पहली आकृति जो है आकृति का, ये जो है चिंपैंजी के ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ठीक है, देखिए किस प्रकार जो है पकड़ दर्शा रही है ना। दूसरा जो है होमोनिड की दूरस्थ और सूक्ष्म पकड़, देखिए कैसे 2 उंगलियों के माध्यम से सूक्ष्म पकड़, छोटी पकड़ दर्शा रहा है।
ठीक है। और ये जो तीसरा है, ये मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ जो है दर्शाती है, यानी कि ये जो है हमारा हाथ है, ठीक है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास जो है संभवतः ठीक और सूक्ष्म पकड़ के पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना जो है मनुष्य के हाथ की ठीक और सूक्ष्म पकड़ से कीजिए और उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म जो है इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ठीक से पकड़ने का जो है हैंडल वगैरह, जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्या पकड़ते हैं? ठीक से पकड़ते हैं। सूक्ष्म पकड़ क्या होता है? जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? वो सूक्ष्म पकड़ ही होता है ना। तो ये चीज़ें हैं हाथों का विकास, ठीक है। ऐसे क्रमिक विकास हुआ है हाथों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, होमोनिड जो है, होमोनिडेट, ठीक है, नामक परिवार के सदस्य होते हैं और इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमोनिड समूह की जो है अनेक विशेषताएं हैं, जैसे देखिए, मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, है ना, हाथ की जो है विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए सीक्वेंस में बताऊंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ठीक है। होमोनिड जो है आगे कई शाखाओं में विभाजित हुए, ठीक है, और इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? जीनस। क्या कहा जाता है? जीनस। और इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है और इन शाखाओं में जो है प्रत्येक की कई प्रजातियां हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपथिकस, रामापथिकस, निएंडरथल, ये सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलोपथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर इसके मस्तिष्क के आकार पे ले लीजिए या जबड़े व दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपथिकस का जो ब्रेन था, जो मस्तिष्क था, इसका जो आकार था ब्रेन का, वो होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। यहीं पे आपका देखिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि ऑस्ट्रेलोपथिकस का मस्तिष्क जो है होमो की अपेक्षा बड़ा होता था, जबड़े भी अधिक भारी होते थे और दांत भी ज्यादा बड़े हुआ करते हैं। दरअसल क्या है ना कि ये जो प्रजातियां हैं, इनको वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन, ठीक है, यानी कि लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं ये। जैसे देखिए, ऑस्ट्रेलोपथिकस नाम जो है लैटिन भाषा शब्द ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिणी यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस, पिथिकस का मतलब होता है वानर, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। और ये नाम इसलिए दिया गया ना क्योंकि मानव जो है आद्य रूप में उसकी ऐप यानी कि बानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क की अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, ठीक है, हाथों की दक्षता सीमित होना और उसमें जो है सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता होना, ये सारी चीज़ें जो है अधिक नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था और इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं जो है अब भी मौजूद है। जैसे आपने डार्विन का जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखा ही होगा, ठीक है, ये चीज़। तो कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई ना, तब मानवीय विशेषताओं और जो है लक्षणों का भी विकास होता गया। अब देखिए, आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया और इन जो है प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए देखिए कि प्रारंभिक मानवों की जो प्रजातियां थी, इनको उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़ों की, ठीक है, विशिष्टताओं के आधार पर बांटा गया, ठीक है। और जो है ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होंगी। ये देखिए, इसमें क्या है, औजार बनाना, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि, औजारों के इस्तेमाल के लिए और जो है बच्चों और चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, आंखों की निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, सीधे खड़े होकर चलना। यानी कि आप जो है उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण ना हाथ जो है बच्चों और चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। भाई, हम पैर से चलना शुरू कर दिए तो हाथ तो हमारे मुक्त हो गए ना कुछ भी चीज़ें पकड़ने के लिए, और जो जो हाथ का इस्तेमाल बढ़ता गया, जैसे जैसे हाथ का इस्तेमाल बढ़ता गया वैसे वैसे दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई, क्योंकि सारी चीज़ों का बंटवारा हो गया ना, पैर का काम अलग हो गया, हाथ का काम अलग हो गया, और इससे जो है ना विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ जो है स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने की क्षमता विकसित हुई और शारीरिक ऊर्जा की खपत भी। अब भाई देखिए,
आप देखो, वही काम आप अब 2 हाथ से कर रहे हो, वही काम आपको 4 जो है हाथ से करना पड़ता हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, वही चीज है। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लतोली तंजानिया में मिले होमोनिड के पदचिन्हों के जीवाश्मों से पता लगता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से, यानी कि हिमयुग का जब प्रारंभ हुआ, जब जो है पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, तो क्या हुआ? जलवायु और वनस्पति की स्थिति में भी बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान गिरा, वर्षा में कमी हो जाने के कारण जो है जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपथिकस के प्रारंभिक रूप, यानी कि जो जंगलों में रहने वाले आदि थे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गए? लुप्त हो गए। जाहिर सी बात है, जब जंगल में जब आपका घर जंगल है और जंगल ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है लुप्त अवस्था आएगी। और उसके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई, जो क्या करती थी? जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। और इसमें जो है जीनस होमो के जो है सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, अब देखिए, होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी। तो इसमें जो है पुरुष और स्त्री, होमो में दोनों शामिल हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा। ठीक है, जैसे कि देखिए, पहला है होमो हैबिलिस, यानी कि औजार बनाने वाले। दूसरा है होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। होमो सेपियस, यानी कि हम लोग चिंतनशील जो है मनुष्य, इसके रूप में वर्गीकृत किया गया। तो जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस के जीवाश्म जो है इथियोपिया में जो है ओमो और तंजानिया के जो है ओल्ड वईगुर्ज, ठीक है, इससे प्राप्त किए गए। और होमो इरेक्टस के जो है जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि होमो हैबिलिस के जो है जीवाश्म कहाँ पाए गए, होमो इरेक्टस के जो है जीवाश्म कहाँ पाए गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो कुछ दृष्टांतों में क्या है कि जीवाश्म के नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है, ठीक है, जहां जो है उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले हैं। ठीक, ये चीज है। और यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म जो है होमो हाइडेलबर्गेसिस, ठीक है, और होमो निएंडरथैलेसिस जो है, ये है दोनों। और ये दोनों ही होमो सेपियंस की प्रजाति है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और निएंडरथल मानो ना, मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और जो है मध्य एशिया में रहा करते थे। और उनका जो है पश्चिम यूरोप में लगभग 55,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। अब विश्व में कैसे जो है मानव प्रजातियों का निवास हुआ, ये देखिए, 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, अफ्रीका के सहारा के आसपास प्रदेश में ये पाए गए। कौन थे ये थे ऑस्ट्रेलोपथिकस, होमो इरेक्टस और प्रारंभिक होमो। और 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व जो है कहाँ थे ये थे अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्रों में। कौन थे? होमो इरेक्टस थे, होमो सेपियंस थे, निएंडरथल मानव थे, होमो सेपियंस थे। ठीक है, और 45,000 वर्ष पूर्व कौन थे, कहाँ पाए गए थे? ऑस्ट्रेलिया में। और ये कौन थे? आधुनिक मानव। और 40,000 वर्ष से अब तक जो है वो है उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में, यानी कि यूरोप में, और जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षावन में, यानी कि बाद वाले जो निएंडरथल थे और आधुनिक मानव। अब आगे के पार्ट में जो है हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी देखेंगे, यानी कि आधुनिक मानव के भी बारे में बात करेंगे और किस प्रकार इनका क्रमिक विकास हुआ, इसके बारे में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।